आज के वीडियो के जो टॉपिक है वो जीएसटी के अंदर कैश लिमिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस से परचेज रिटर्न और इनवॉइस रिसीट बट गुड नॉट रिसीव को कैसे दिखाया जाएगा जीएसटी और अन्य एक्ट में, वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के अंदर कैश लिमिट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आप जो मर्जी चाहे उतनी मर्जी का जीएसटी कैश बिल इशू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इनकम टैक्स का 269 एसएस आपको लिमिट करता है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा आप जो है किसी भी इंडिविजुअल से लोन रिसीव नहीं कर सकते या डिपॉजिट नहीं ले सकते। इसी के साथ साथ 269 टी बोलता है कि आप लोन या डिपॉजिट को 20,000 रुपये या से ज़्यादा आप कैश पे पेमेंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से 269 एस टी बोलता है कि आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश में एग्रीगेट या सिंगल ट्रांजैक्शन के रूप में किसी भी पर्सन से वन इवेंट या ओकेजन के रूप में नहीं ले सकते। 40A3 बोलता है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो आपका जो है वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो इस तरीके से जीएसटी तो कैश लिमिट के बारे में कुछ नहीं बोलता है, बट अन्य एक्ट जो है इनकम टैक्स जो है वो आपको प्रोहिबिट करता है जीएसटी कैश लिमिट के अंदर ट्रांजैक्शन करने में। अब बात करते हैं इनवॉइस तो रिसीव्ड हुई बट गुड नॉट रिसीव्ड हुआ, इसका ट्रांजैक्शन डिफरेंट एक्ट में कैसे होता है। 31 मार्च 2024 को इनवॉइस रिसीव्ड हुई, लेकिन उससे रिलेटेड गुड्स जो है 15 अप्रैल को हुआ। तो एफआई 2024 के अंदर अगर हम जीएसटी क्लेम करना चाहें तो सेक्शन 16 की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स रिसीव्ड जो है वो हमारा 15 अप्रैल 2024 मतलब 2024-25 के एफआई में हुआ है। इसी तरीके से 194 क्यू बोलता है कि जब आपका गुड्स रिसीव्ड होगा तो 194 क्यू के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होगी। यहाँ पे गुड्स रिसीव या पेमेंट की बात की गई है, तो गुड्स रिसीव 15 अप्रैल को हुआ है, तो 194 क्यू के अंदर भी 15 अप्रैल को ही जो है आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एमएसएमई बोलता है कि गुड्स रिसीव्ड होते हैं तभी से आपको 15 डेज या 45 डेज का टाइम पीरियड चालू होगा, तो यहाँ पर भी 15 अप्रैल से टाइम पीरियड चालू हो जाएगा। इन्वेंट्री की बात करें तो आपको 15 अप्रैल को ही आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज करनी होगी। जो बैंकों को हम लोग रिपोर्ट देते हैं उसमें ये वाली इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होगी 31 मार्च को। प्रोविजन की बात करें तो 31 मार्च 2024 को आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अब उस पर एक डिबेटेबल होता है कि उस पर टीडीएस डिडक्ट हो या नहीं हो, तो वो एक डिबेटेबल इशू है। मेरे अकॉर्डिंगली वो टीडीएस डिडक्ट होता है। परचेज जो है वो 15 अप्रैल को ही आपको परचेज बुक करनी पड़ेगी। तो ये बात हुई इनवॉइस रिसीव्ड बट गुड नॉट रिसीव। अब बात करते हैं कि अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा। सिंपल सी बात लगती है हमको कि गुड्स रिटर्न हो रहा है तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीसी रिवर्सल कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप बड़ी कंपनियों में काम करते हो और वहाँ पे ईआरपी लाइक एसएपी या ओरेकल चल रहा है, तो वहाँ पे जीआरएन का कंसेप्ट होता है। जीआरएन का मतलब हो गया कि इन्वेंट्री आपकी बुक्स में इंक्रीज हो चुकी है, तो अगर आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जीआरएन को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री अब आपकी बुक्स में नहीं है तो उसको साइमल्टेनियसली रिवर्स भी करना होगा। दूसरी बात, ई वे बिल कौन बनाएगा। अगर आप ही गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो ई वे बिल भी फिर आप एज ए रेसिपेंट आपको ही बनाना होगा, और वो डिलीवरी चालान के थ्रू बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है सेल्स का। ध्यान रखिए कि आईटीसी रिवर्सल करना है तो वेंडर को ही क्रेडिट नोट इशू करना होगा। आप कुछ एज ए रेसिपेंट क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हैं। आप अगर अकाउंटिंग टर्म्स में बोले तो डेबिट नोट इशू होगा कि वेंडर जो है वो हमारा क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। टीडीएस अगर आपने ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है तो टीडीएस रिवर्सल का भी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई एडवांस पेमेंट किया हुआ था तो उसके एडवांस पेमेंट के एडजस्टमेंट को भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तो गुड्स रिटर्न को केवल जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, बल्कि अन्य एक्ट में भी इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस लिया आपने 12 मंथ का, तो ध्यान रखिए जीएसटी तो आपको पहले मंथ में ही आप पूरा क्लेम कर सकते हो। जो एक्सपेंसेस होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको इवनली जितने भी पीरियड का होता है जैसे भी होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सपेंसेस बुक करना होगा। अब मैं इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कंपनी में गया, वहाँ पे मेरे साथ में कलीग भी गए जो मेरे साथ में काम करते हैं। उन्होंने बोला कि सर इंश्योरेंस को पूरा अगर एक ही मंथ में हम लोग क्लेम कर ले तो उससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा। ध्यान रखिए, अब मैंने उसको समझाया कि अप्रैल मंथ में उस कंपनी की सेल्स थी 10 लाख रुपए, और अगर मैं 6 लाख रुपए ये मानता हूँ इंश्योरेंस का खर्चा है, उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं है, मैं पूरा का पूरा अप्रैल मंथ में 6 लाख रुपए बुक कर लेता हूँ, मेरा प्रॉफिट आता है 4 लाख रुपए। ये मैंने मैनेजमेंट को दिखाया कि मेरा प्रॉफिट है 4 लाख रुपए। अब मई मंथ में हम लोग गए, मई मंथ में सेल हुई 8 लाख रुपए। एक्सपेंसेस इंश्योरेंस क्योंकि हमने पूरा अप्रैल में बुक कर लिया, इसके अलावा हम मान रहे हैं कि कोई भी खर्चा नहीं है,
जीरो है, प्रॉफिट यहाँ पे 8 लाख रुपए। देखने से क्या लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट जो है 4 लाख से 8 लाख, मतलब कि मेरी ग्रोथ डबल हो गई। एक्चुअल में यहाँ पे ग्रोथ डबल नहीं हुई है, बल्कि 20% से डिक्रीज हुई है, क्योंकि अप्रैल मंथ में मेरी जो सेल थी वो 10 लाख रुपए थी। बिकॉज मैंने इंश्योरेंस को पूरा का पूरा अप्रैल मंथ में दिखा दिया, इसलिए मेरे प्रॉफिट 4 लाख रुपए दिख रहे हैं। वेरेज अगर मैं यहाँ पे 1 लाख दिखाता, मेरा प्रॉफिट 9 लाख रुपए आता, और यहाँ पर मैं मई मंथ में अगेन 1 लाख रुपए दिखाता, मेरा प्रॉफिट 7 लाख रुपए आता है। इस तरीके से एमआई इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट को ये बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो है प्रॉफिट या हमारी सेल्स साल दर साल बढ़ रही है, महीने में दर बढ़ रही है या घट रही है, उन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंसेस को सही टाइम पे बुक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ओवरऑल कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगा कि आपके समक्ष रखना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।